चेक कलेश वन ऑडियो वीडियो। Let us start the session again. हाँ जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू जहां से बनेंगे, वन लाइनर हैं। डीसी मशीन इज ए रिवर्सिबल मशीन, इट कैन बी वर्क एज जनरेटर और मोटर। कॉम्यूटेटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डीसी मशीन में यूज होता है, जो एसी को डीसी या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल रेक्टिफायर एज वेल एज इन्वर्टर, क्योंकि ये एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है इन्वर्टर। वो डिपेंड करता है कि मोटर है या जनरेटर। बैक ईएमएफ आपको कल कंसेप्ट बताया था, आज भी एक बार डिस्कस करूंगा। हार्ट ऑफ डीसी मोटर होता है डीसी जो डीसी सीरीज मोटर होती है, जिसको हम यूनिवर्सल मोटर भी बोलते हैं, जो एसी डीसी दोनों पे चलती है। ये विदाउट लोड हम कभी नहीं चलाते, इट कैन नेवर रन विदाउट लोड। हम बिना लोड के इसको नहीं चला सकते, ठीक है। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, दो तरह की वाइंडिंग होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। अगर लैप वाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने पाथ होंगे उतने पोल होंगे, और यहाँ पर जो वेव वाइंडिंग के अंदर जो पैरेलल पाथ होंगे वो सिर्फ 2 ही होंगे, ठीक। जब नंबर ऑफ पाथ आप पोल बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ पाथ भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पाथ बढ़ेंगे तो करंट ज्यादा आएगा सर्किट में। तो हाई करंट के लिए यूज करते हैं लैप वाइंडिंग को, और वेव वाइंडिंग को यूज करते हैं हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। इंटरपोल एक कॉन्सेप्ट है, आपको मैं मशीन में दिखाऊंगा अभी। आप इंटरपोल जो होते हैं वो कॉम्यूटेशन और आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। इंटरपोल, इसके साथ साथ लिखा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग विच यूज्ड टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ क्रिएट होता है, वहां पर एक आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होता है जो ओवरऑल ईएमएफ को कम कर देता है। इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर कहाँ होता है डीसी मशीन में? रूटर के ऊपर। कहाँ होता है? रूटर के ऊपर। स्टार्टर इज यूज्ड, स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? ताकि आर्मेचर जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। अगर रेजिस्टेंस आर्मेचर का कम है तो डेफिनेटली आर्मेचर जो आपका स्टार्टिंग करंट है, अरे भाई अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा आएगा ना। तो इनिशियल करंट हाई आ जाता है मोटर में, उसको कम करने के लिए हम इनिशियली क्या यूज करते हैं डीसी मशीन? स्टार्टर के साथ। मैक्सिमम एफिशिएंसी हमेशा वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस के इक्वल हुआ करती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, जो 3-4 पॉइंट्स है जो अभी और डिस्कस करने हैं मुझे अपकमिंग क्लासेस में, ठीक है। यहाँ जितने मैंने पॉइंट है बताए हैं, इनमें से 100% है। अगर डीसी मशीन में से 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का काम आप कर चुके हो, ठीक है। 1 से 5, 1 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं डीसी मशीन, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है जी। चलिए, ठीक है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं मशीन 2 टाइप की होती है, जनरेटर है, मोटर है, बता चुका हूँ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉरेंज फोर्स जो प्रिंसिपल है, वो 2 तरह के प्रिंसिपल काम करते हैं डीसी मशीन में। अब ये कौन कौन से कहाँ पे यूज होंगे? अगर फैराडे लॉ की बात करें, फैराडे लॉ का फॉर्मूला होता है माइनस डी साई बाई डी टी भी लिखते हैं इसको कई बार, और जो साई होता है वो एन फाई के इक्वल होता है, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। माइनस ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है? इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? तो कभी पेपर में पूछ ले नेगेटिव साइन फैराडे लॉ में क्या है? क्या है भाई? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अब ये भी देख लो एक बार, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखिए, अगर हम
क्यू के साथ, चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो वहां पर एक फोर्स बनती है। क्या बनती है? अरे भाई जब चार्ज के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो एक फोर्स बनती है। क्या बनती है? कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो एक फोर्स बनेगी। क्या बनेगी? फोर्स। इसको बोलते हैं एफ इक्वल टू क्यू ई। प्लस एक और फोर्स बनती है जो मूविंग होती है, मूविंग चार्ज के ऊपर लगती है, वो उसको बोलते हैं क्यू इज इक्वल टू मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड वी क्रॉस बी। क्या मतलब हुआ इसका? वेलोसिटी विद वी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वी फॉर वेलोसिटी। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं लोरेंज एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? लोरेंज एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इसका यूज करेंगे, हम आगे बताऊंगा मैं आपको कहां पे यूज करने वाले। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, इनके एप्लीकेशंस हैं। कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन, स्टेटर रूटर, ऑलरेडी बता चुका हूं चीजों में। योग क्या है, पोल कोर क्या है, पोल शू क्या है, ये आपको ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है टॉपिक। फील्ड वाइंडिंग के बारे में बता दिया। रूटर के पार्ट क्या होते हैं? रूटर में एक आर्मेचर की कोर होती है और आर्मेचर के ऊपर एक वाइंडिंग लगी होती है। यस और नो? कोर क्योंकि सिलिकॉन स्टील है, जहां पर भी स्टील यूज होगा वहां दो लॉस तो जनरली क्रिएट होते ही हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉस स्टील के अंदर हाई स्ट्रेसेस लॉस होता है। क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर में भी देखा था हमने। और एक लॉस होता है एडी करंट लॉस, ये ट्रांसफार्मर में भी देखा था हमने। तो कोर अगर स्टील की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, तो उसमें दो लॉस, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस। कॉम्यूटेटर का ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है। तो जो जनरेटर है, आपसे अगर पेपर में पूछे कि जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है फ्लेमिंग राइट, सॉरी इलेक्ट्रो फ्लेमिंग फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या प्रिंसिपल है? और जनरेटर में आप इंड्यूस ईएमएफ, जनरेटर देखो सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए। अगर हम कोई डीसी जनरेटर बना रहे हैं तो डीसी जनरेटर जब आप बनाओगे तो उसकी आउटपुट क्या होगी? एसी होगी कि नहीं? डीसी होगी। उसकी आउटपुट डीसी होगी। यस और नो? लेकिन जो आप जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर होता है उसके अंदर तो एसी ही बनेगी ना। आर्मेचर के अंदर तो एसी बनेगी। इस एसी को डीसी में बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कम्यूटेटर का। किसका यूज करेंगे? अरे अभी तो बताया था कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। सो जो ये एसी बनी है, इसकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस हमेशा एसी होती है, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या लिखा है इसने? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का क्या डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ जी। मैक्सिमम ईएमएफ कब जनरेट होती है डीसी जनरेटर के अंदर? देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, ये कंसेप्ट। रिलेटिव मोशन, जो कंडीशन ईएमएफ जनरेट कब होगी डीसी जनरेटर के अंदर, जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, अगर आप जनरेटर के अंदर आप देखिए, आपने क्या रखा, बात समझिए मेरी। यहां पर आर्मेचर के कनेक्टर रखे हुए हैं। ठीक है, ये आर्मेचर के कनेक्टर हैं। और बाहर क्या रखी है आपने? मैग्नेट रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फ्लो करेगी नॉर्थ से साउथ। अब ये बताओ, इन कनेक्टर के अंदर से, ये वाले कनेक्टर के अंदर से क्या क्या पास हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो किसने क्या कहा? अगर जनरेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कराना चाहते हो तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है? रिलेटिव मोशन होना चाहिए कंडक्टर और फील्ड के बीच में। जो ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और जो ये कनेक्टर है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मतलब एक चीज मोशन में होनी चाहिए। वो तो हो ही जाएगी, क्योंकि जो आर्मेचर के कनेक्टर हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? कहां पर रखे हुए हैं? वो रूटर। और रूटर किससे घुमा रहे हो आप? प्राइम मूवर से, टरबाइन से। और ये कनेक्टर किसको कट करें? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करें। ये भी ठीक है। जब कनेक्टर यहां पे से कट घूमेगा इसमें, तो कनेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट भी जरूर करेंगे। तो ये तीन कंडीशन है किसकी? ईएमएफ जनरेट होने की। ऑलरेडी बताया था मैंने, यहां पर जो ईएमएफ क्रिएट होती है उसका फॉर्मूला होता है एन पी फाइव जेड डिवाइड बाई 60A। यस और नो? जनरेटेड ईएमएफ, ईएमएफ बोल देते हैं इसको, जनरेटेड ईएमएफ लिख दो। जो जनरेटर में बनी है ईएमएफ लिख देते हैं। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला भी सेम है वैसे तो। ये ईएमएफ बनी है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर हमारा लैप वाइंडिंग यूज हुआ, क्या हुआ? लैप, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ?
तो लैप वाइंडिंग होगी ना, तो पता क्या होगा, लैप वाइंडिंग के केस में क्या होता है, जो ए और पी बराबर होते हैं, यस और नो, तो एन, जब पी और ए बराबर होंगे ना, लैप वाइंडिंग मैंने बताया था आपको, ए और पी की वैल्यू इक्वल होती है, क्या होती है, होते कि नहीं होते, तो एन का एन और ये पी और ए अगर इक्वल हो गए तो ये कट जाएंगे आपस में, आगे रह जाएगा 5 Z डिवाइड बाई 60। अरे ये पी और पी कट जाएगा, पी और ये तो, ये भी तो पी हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, वेव वाइंडिंग में क्या होगा, यहाँ पैरेलल पाथ की जगह 2 आ जाएगा ए की जगह, तो देखो यहाँ क्या आएगा, एन पी 5 Z डिवाइड बाई, ए की जगह अगर ए पैरेलल पाथ है तो ये 2 हो जाते हैं, तो 2 × 60 कितना हो गया, 120। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएंगे, डिपेंड करेगा आपकी वाइंडिंग कौन सी है, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। अब डीसी मोटर का क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर कहीं डीसी मोटर की बात करेंगे, डीसी मोटर का हमने हमें क्या करना है, डीसी मोटर को हमने सप्लाई देनी है, क्या देनी है, सप्लाई। तो डीसी सप्लाई इसको जब हमने दिया, उसको हमने मूव कराना है, रोटेट करवाना है, क्या करवाना है, तो डीसी मशीन के अंदर जो कंडक्टर होगा, क्या होगा, सबसे पहले कंडक्टर में से हम करंट पास करवाएंगे, क्या पास करवाएंगे, तो कंडक्टर में करंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सबसे पहले जब सप्लाई दिया तो कंडक्टर में जो कंडक्टर से उनमें अंदर करंट आ गया, और वो अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, जैसे ये वायर है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर से इस वायर को आप कहां रख दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, कहां से रख दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, किसमें रख दो, इस वायर को किसमें रख दो, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस कंडक्टर के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप होगा इस ब्लैक वाले कंडक्टर के अंदर। यही मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स है जो बेसिकली मोटर को घुमाता है, मूव कराता है। कंडक्टर के अंदर करंट होना चाहिए और करंट के चारों तरफ क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, क्या होनी चाहिए। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स प्रिंसिपल। अच्छा याद करो, मोटर के अंदर जो आपका वर्क डायरेक्शन होती है, वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। जनरेटर के अंदर हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताई थी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। कंडीशन ऑफ मोटर एक्शन, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और करंट फ्लो होना चाहिए किसके अंदर से, कंडक्टर के अंदर से। अगर कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा है, देखो ऐसे समझो ना, मान लीजिए ये कंडक्टर रखा मैंने, उस कंडक्टर के चारों तरफ मैंने क्या फ्लो करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करा दिया। ये मेरा कोई कंडक्टर रखा हुआ है यहाँ पे, ये कोई कंडक्टर रखा हुआ है, इस कंडक्टर के अंदर मान लिया करंट मैंने मैग्नेटिक फील्ड पास करा दी, और कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो कराया, ये वाला अंदर कंडक्टर रखा है, इसमें करंट कितना बह रहा है, 0। क्या एक कंडक्टर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं, इस कंडक्टर में कोई फोर्स नहीं बनेगा। लेकिन जैसे इस कंडक्टर के अंदर आपने करंट फ्लो करवा दिया, मान लिया आपने कोई करंट दे दिया इस कंडक्टर को, और करंट अगर उसको दे दिया और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड भी आए हुए हैं, तो ये एक्सपीरियंस फोर्स करेगा, और वही फोर्स होता है लॉरेंस फोर्स प्रिंसिपल, लॉरेंस फोर्स प्रिंसिपल। चलिए, तो ईएमएफ इक्वेशन तो बताई दी थी, जनरेटर में NP5Z/60, ठीक है। लैप वाइंडिंग के लिए 8P होता है और वेव के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है। ये कुछ एग्जाम पॉइंट है। जनरेटर की जो ईएमएफ होती है वो फ्लक्स पे, स्पीड पे, नंबर ऑफ पोल, कंडक्टर और वाइंडिंग के टाइप पे डिपेंड करती है। बच्चों आप ये बताइए, वाइंडिंग के टाइप पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, ऑब्वियसली। फ्लक्स तो फॉर्मूला देखो ना भाई, NP5Z डिवाइड बाई 60A, फ्लक्स पे डिपेंड कर रही है, लिखा हुआ है। कनेक्टर जेड होता है, नंबर ऑफ पोल पी होता है ना, स्पीड ये एन है, ए क्या है, पैरेलल पाथ। इस पे भी डिपेंड कर सकती है वाइंडिंग टाइप पे। वाइंडिंग क्या है, लैप होगी या लैप और वाइंड, उसमें फर्क होता है, वे वाइंडिंग आप यूज करोगे तो इससे भी फॉर्मूला चेंज हो सकता है, मैंने करके ऑलरेडी आपको दिखाया है। बैक ईएमएफ का सेम फॉर्मूला होता है, NP5Z/60A। इसको काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं मोटर के अंदर, इसको हार्ट ऑफ मोटर भी बोलते हैं। मोटर को स्टेबल करने के लिए बैक ईएमएफ की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो ये डीसी मशीन के टाइप्स आ गए, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर के सेम टाइप है। सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड में शंट जनरेटर, सीरीज और कंपाउंड। सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, शंट, सीरीज और कंपाउंड, सेम है। कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों चीजें सेम है, ठीक है जी। एनी डाउट एंड डिफिकल्टी?
तो आज जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप रिवाइजन करें, ठीक है, रिवीजन करें, ठीक है। अभी मैं एक बार फिर से गो थ्रू कर लेता हूँ कि क्या क्या हमने कर लिया और क्या क्या अभी हम अपकमिंग क्लासेस में करने वाले हैं, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अभी हम टेस्टिंग वगैरह, मशीन की टेस्टिंग भी करेंगे कि डीसी मशीन की टेस्टिंग कैसी होगी, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कैसी होगी, ठीक है। और उन टेस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या डीसी मशीन का कोई टेस्ट होगा, ठीक है जी। एनी डाउट एंड डिफिकल्टी देख लीजिए। एनी डाउट एंड डिफिकल्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी करने हैं हमने एक बार, इसके वोल्टेज वगैरह के साथ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, जो जो मैंने आज यही चीजें बताई है ना, एक चीज ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट, इससे, ये वाले पार्ट से, ठीक है। इस पे फोकस करना है। ये मैं हटा देता हूँ चीजें जो एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बता दूं जो हमें मशीन के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी डीसी मशीन होती है, इसके बारे में बहुत डिस्कस कर लिया आपने। इसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। एक तो होती है, देखो क्यों टेस्ट करते हैं, टेस्ट हम पहले बताइए, टेस्टिंग क्यों करते हैं डीसी मशीन की। टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन की मैं टॉपिक कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन पे। तो मेरा पीडीएफ खुल नहीं रही है वो, नहीं तो मैं आपको नोट्स पे दिखा देता हूँ, मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन, देखो टेस्ट क्यों करते हैं आप ही बताइए मुझे। अगर कोई मार्केट में आपने कोई डीसी मशीन बनाई है, जैसे ट्रिमर होता है, शेविंग ट्रिमर वगैरह होता है, ठीक है, उसमें उसमें ऑब्वियसली डीसी मशीन लगेगी। जो चीज़ चार्जिंग से चलती है वो डीसी मशीन होती है सारी। अगर वो डीसी मशीन फाल्टी हुई, मान लिया क्या हुई, फाल्टी, ऑब्वियसली डीसी मशीन की कॉस्ट तो कम होती है क्योंकि लो पावर मशीन होती है। अगर वो डीसी मशीन फाल्टी हुई, तो ये जो मार्केट में जो प्रोडक्ट आने वाले, शेविंग ट्रिमर की बात कर लेते हैं, तो वो एक तो नहीं बनाएंगे, थाउजेंड्स बनाएंगे, है ना। थाउजेंड्स बनाएंगे, 10,000 लैक्स भी बना सकते हैं। तो जो आप डीसी मशीन डिवाइस बना रहे हो, डीसी मशीन से कोई डिवाइस, मोबाइल ही ले लो, मोबाइल भी डीसी डिवाइस ही है ना। तो अगर उनमें फॉल्ट आ गया तो बहुत हैवी, हमें क्या होगा, कंपनी को हैवी लॉस आ गया होगा। इससे दो चीजें होंगी, या तो कंपनी की इमेज डाउन हो जाएगी, या कंपनी क्या करे, उनको सारे प्रोडक्ट को वापस बुला ले। कहाँ पर कंपनी में बुला ले सारे प्रोडक्ट को और उनको ठीक करके दे। इससे अच्छा तो यही था कि जब डीसी मशीन वो बना रहे थे, उसकी टेस्टिंग कर लेते। क्या कर लेते, टेस्टिंग। अब टेस्टिंग का भी ऐसा है, अब अगर आपको डीसी मशीन मान लिया 100 रुपीज की सेंड करनी है कोई बना के, अब टेस्टिंग में भी दिक्कत है। अगर टेस्टिंग में डीसी मशीन की कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ गई, मतलब कॉस्टिंग बढ़ गई इसकी टेस्टिंग करते करते, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप उसकी कॉस्टिंग 100 रुपये से आपको बढ़ानी पड़ जाए। और मार्केट में और भी कंपटीटर बैठे हैं ऐसे, जो 100 रुपीज से भी कम मान लिया डीसी मशीन प्रोवाइड करा दें विद ऑल फीचर, और उनकी टेस्टिंग भी हो रखी है उनकी। तो सबसे बड़ा कंपटीशन तो इसी चीज को लेकर है कि टेस्टिंग हमारी लो कॉस्ट में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, लो कॉस्ट में, ठीक है। तो पहले तो बताए तो क्या क्या टेस्टिंग है यहाँ पर। एक तो डायरेक्ट मेथड टेस्ट होता है, डायरेक्ट मेथड टेस्ट, डायरेक्ट मेथड टेस्ट। इसको ब्रेक टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोट कर लेना इसको, ब्रेक टेस्ट। डायरेक्ट मेथड टेस्ट को ब्रेक टेस्ट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो कहाँ यूज होता है मेथड, स्मॉल मशीन्स के लिए यूज होता है। किसके लिए, स्मॉल मशीन्स के लिए। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड टेस्ट।
इनडायरेक्ट मेथड टेस्ट, इसको बोलते हैं स्वाइन, इसको एक और नाम है स्वाइन बर्न टेस्ट, स्वाइन बर्न टेस्ट। जो मोस्ट पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, मोस्ट कॉमनली मेथड जो हम यूज करते हैं वो यही करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज मेथड, मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड, ये यूज ज्यादा होता है, कॉमन यूज्ड मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट थर्ड वाला भी है, ऐसा नहीं कि थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिख बाद में रहा हूं। रीजनरेटिव टेस्ट क्या है? रीजनरेटिव टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, यही वो टेस्ट है जिसका लास्ट टाइम एग्जाम में देखा गया था, इसको क्वेश्चन होपकिंसन टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होपकिंसन टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको? होपकिंसन टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको? होपकिंसन टेस्ट। ठीक है, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ बनी हुई है इनकी ऑलरेडी, आज ओपन नहीं हो रही बस। ठीक है, तो अगर लार्ज डीसी मशीन, लार्ज डीसी मशीन पे हमने टेस्टिंग करनी है तो हम होपकिंसन टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि लार्ज डीसी मशीन पे डियर स्टूडेंट्स को टेस्टिंग करने में ज़्यादा हमारी पावर लॉस होगी, और पावर लॉस अगर ज़्यादा हुई टेस्ट करने में तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो इसी ये टेस्ट है जो बेस्ट टेस्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे ये टेस्ट बेस्ट टेस्ट है, जिसपे लार्ज डीसी मशीन भी यूज पे भी टेस्टिंग करते हैं, तब भी हमारा कॉस्टिंग कम से कम आती है। तो लार्ज डीसी मशीन पे जो यूज होता है, कि लार्ज डीसी मशीन की जो टेस्टिंग पे यूज होता है वो होपकिंसन टेस्ट होता है। कैसे, क्या होता है? होपकिंसन टेस्ट। इसको रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं रीजनरेटिव टेस्ट। तो इसमें बेसिकली ये स्टूडेंट क्या करते हैं, एक जनरेटर ले लेते हैं, एक मोटर ले लेते हैं। तो क्या होता है, जनरेटर मोटर को चला देगा और मोटर जनरेटर को चला देगी, मतलब जनरेटर क्या करेगा, मोटर को रन करेगा, और मोटर की शाफ्ट किसको रन करेगी, जनरेटर को। तो दो आइडेंटिकल मशीन यूज करते हैं इसमें, टू आइडेंटिकल मशीन। टू पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, टू आइडेंटिकल मशीन किस में यूज होती है? तो रीजनरेटिव टेस्ट में टू आइडेंटिकल मशीन जो यूज होती है वो किस में यूज होती है बच्चों? रीजनरेटिव होपकिंसन टेस्ट में। ठीक है जी, तो दोनों आइडेंटिकल मशीन को हम कपल्ड करते हैं एक साथ, मैंने बोला ना एक साथ जोड़ते हैं, और एक रीजनरेटिव टेस्ट बनाते हैं। मतलब इससे क्या होगा, जनरेटर को चलाने के लिए प्राइम मूवर चाहिए, प्राइम मूवर को, और मोटर को चलाने के लिए हमें जनरेटर चाहिए, तो दोनों को हम कपल टुगेदर कर देंगे और ये मशीन रन करेंगे और टेस्ट करेंगे लार्ज डीसी मशीन को, ताकि हमारे कॉस्टिंग जो है वो कम से। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको, किस पे क्वेश्चन बनते हैं टेस्टिंग पे। स्टिल एनी डाउट एंड डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। ऐसे फील्ड टेस्ट भी होता है, फील्ड टेस्ट भी होता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है हमारे, तो इन्हीं पे हम पहले काम करेंगे। ठीक है जी, तो आज ना मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ग्रुप में ना ये जितने भी नोट्स बने हैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, कल से हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हैं, जो देखो मैं आपको बता रहा हूँ दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, वो भी पॉइंट कर लेते हो। आप जो टेस्ट देते हैं ना, जो टेस्ट देते हैं, तो ग्रुप में जो लिंक आता है ना, उससे जो टेस्ट दोगे, जो ग्रुप में लिंक आता है उससे जब टेस्ट दोगे तो उसमें आपको आंसर नहीं पता चलेंगे। ग्रुप में, तो ग्रुप में जो टेस्ट का लिंक आ रहा है उससे उससे अगर टेस्ट दोगे तो आपको आंसर नहीं पता चलेंगे, क्योंकि वो वेब लिंक होता है। अगर आप उस टेस्ट के सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो एप्लीकेशन में जाओ और फ्री टेस्ट में जाके चेक किया करो, ऐप में जाके, एप्लीकेशन में जाके, उसमें फ्री टेस्ट में होगा वो टेस्ट। प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर लेना मुझे। ठीक है, क्योंकि अब टाइम आ गया है टेस्ट देने का। अब सबसे पहले हम इसी वीक में कोशिश करेंगे सर्किट थ्योरी, जैसे सर्किट थ्योरी के टेस्ट आप कंप्लीट करो। ठीक है,
सर्किट थ्योरी के टेस्ट जितने टॉपिक हुए हैं उनके टेस्ट कंप्लीट करो। फिर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट, मेजरमेंट की कंप्लीट कर लो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्लीट कर लो, है ना। मशीन का चलो अभी मैं दूंगा आपको, टॉपिक टेस्ट दूंगा मशीन के। तो ऐसे हमने चलना है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ इसको टेस्ट में, कल से शुरू करता हूँ टेस्टिंग आप लोगों की दोबारा से फिर से, ठीक है। कोशिश करनी है टेस्ट जरूर देने आपने, ठीक है जी। ग्रुप में लिंक आ जाएगा आपको। चलिए जी। अच्छा, कल की टाइमिंग मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा, टाइमिंग कल मॉर्निंग में स्लॉट में क्लास होगी, ठीक है जी।